नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज की प्रभु वाणी में हम आरएसएस के ऊपर चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ा खुलासा अभी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसे दस्तावेज देखे हैं जिसमें ब्रिटिश सरकार के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर होते थे। उन्होंने अपनी खुफिया रिपोर्टों में लिखा है कि आरएसएस भी उनके लिए खतरा साबित हो सकती है। वो उनके ऊपर जासूसी करते थे, आरएसएस की हर शाखा के ऊपर। उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि जो भी प्रचार किया जा रहा है आरएसएस के बारे में, उसने कुछ ना कुछ उत्तर देने की कोशिश की गई है। जैसा कि आपने देखा है, पिछले 10 सालों से, जब से मोदी सरकार आई है, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के सब लोगों ने बीजेपी को निशाना कम साधा है, मोदी पर अटैक कम किया है, परंतु आरएसएस के ऊपर सबसे ज़्यादा आक्रमण किया है। आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया। जब भी राहुल गांधी भाषण करते हैं किसी भी जगह पर, वो आरएसएस का नाम लेने से चूकते नहीं हैं। पहले भी इंदिरा गांधी ने आरएसएस के ऊपर अटैक किया था, पर इतना लगातार अटैक करना, ये राहुल गांधी की सोची समझी नीति के आधार पर हो रहा है। उनको लगता है कि आरएसएस जो है बीजेपी की जड़ है। जब तक हम इसको नहीं उखाड़ेंगे तब तक बीजेपी को और मोदी को हराना मुश्किल होता है। आरएसएस अपना समय चुनता है किस चीज़ का कब जवाब देता है। ज़्यादातर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, क्योंकि अब 100 साल के होने वाले हैं। उसकी उपलब्धि में बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं और डॉक्टर मोहन भागवत कई जगह पर जाकर भाषण भी करते जा रहे हैं। तो कई चीज़ों पर उन्हें सोचा, ऐसा लगता है उनकी बातों से, जो अधिकारी हैं उनके, वो लगातार अपना संपर्क भी बढ़ा रहे हैं। पहले आरएसएस केवल अपनी शाखाओं तक निर्भर रहती थी, अपनी शाखाओं के माध्यम से ही वो बातचीत करती थी। परंतु उन्होंने अब सोच लिया है कि हम राहुल गांधी का जो प्रचार है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उसका जवाब अपने तरीके से देंगे। अभी दिल्ली के अंदर 3 दिन का पूरा सम्मेलन चलने वाला है। डॉक्टर मोहन भागवत लगभग 3000 लोगों का संबोधन करेंगे, जिसमें बाहर के देशों के दूतावास भी हैं, भ्रांत नागरिक भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड हैं, जजेस हैं। उन सबको बुला कर के 3 दिन तक उस आरएसएस 100 साल में क्या करता रहा है उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। तो एक छोटी सी बात जो उन्होंने कही थी कि आरएसएस से अंग्रेज भी डरते थे, एक छोटा सा मैसेज है। क्यों हर शाखा, उन्होंने कहा कि जब 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तब आरएसएस की हर शाखा के अंदर LIU, जिसको हम लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं, उसके लोग लिखते थे जाकर के कि शाखा में कितने लोग आए, कितने लोगों ने गणवेश पहन रखा था। गणवेश का मतलब पूरा जो निकर और जो सफ़ेद कमीज पहनते थे तो काली टोपी लगाते थे और बेल्ट बांध कर वो पूरा गणवेश बोलते थे। कितने लोग टोपी पहन कर के आते थे, कितने गणवेश में आते थे, कितनी देर रहते थे, किस तरह के भाषण होते थे, उसके बाद लोग कहाँ जाते थे, इस सब के ऊपर विस्तृत रूप से जानकारी वहाँ का इंटेलिजेंस यूनिट, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देता रहता था। उस वक्त 10,000 शाखाएँ लगती होंगी। आज तो देश के अंदर लगभग 75,000 शाखाएँ लग रही हैं। तो 75,000 शाखाओं में लाखों लोग स्वयं तक जाते हैं। परंतु स्पष्ट यह है कि मोहन भागवत जी ने ये अभी कहना क्यों लगा? इतनी बड़ी खबर कहाँ गई? उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन हो रहा था, किसी एक अपने संघ के पुराने कार्यकर्ता थे, रमेश चंद्र शर्मा जी, उनकी किताब थी, उसके ऊपर उन्होंने विमोचन करते हुए अपने 40 मिनट के भाषण के अंदर 5 मिनट इसके ऊपर व्याख्या की। 1942 और बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों के द्वारा संघ का डिटेल सर्वे करवाया। हमारे उधर के विदर्भ, खानदेश, इस इलाके में जो शाखाएं थी, उसके सर्वे के कागज में मुझे देखने को मिले। अब कितनी जानकारी गुप्तचरों के पास रहती थी, देख के मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। एक शाखा में रेगुलर संख्या कितनी रहती है और उनकी सूची में कितने लोग हैं, उनके नाम क्या क्या है, उसमें पूर्ण गणवेश रखने वाले कितने हैं, यहाँ तक का डाटा उनके पास था। और अंत में लगभग हर एक कलेक्टर की ये कमेंट है कि अभी तो ये लोग कुछ उपद्रव वगैरह नहीं कर रहे हैं, बड़े अच्छे साफ सुथरे दिख रहे हैं, लेकिन कल जब कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू होगा तो ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होगी। कि किस तरह से अंग्रेज भी उनके ऊपर
पूरा का पूरी निगरानी रख रहे थे। अंग्रेज़ों को भी लगता था कि ये किसी पार्टी के सदस्य तो नहीं हैं। हालाँकि डॉक्टर एक बार कांग्रेस में रहे, 2 बार जेल में भी गए। गुरुजी जो डॉक्टर रोजगर उसके बाद आए, उन्होंने लोगों को कहा कि आप पार्टी के अंदर नहीं जा सकते, किसी अपना अगर स्वतंत्रता संग्राम में आपने भाग लेना तो ले सकते हैं। परंतु इतिहास आरएसएस का वन साइडेड लिखा गया है या कुछ उनके बारे में छुपाया गया है। क्या छुपाया गया है? भागवत जी का एक छोटा सा जिसे हम ट्रेलर कह सकते हैं, ये है कि आरएसएस के बारे में जो कुछ इतिहास के अंदर है, जो सरकार की फाइलों में बंद है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जिससे आरएसएस के बारे में जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो ख़त्म हो सकती है। सवाल ये उठता है, इसके अलावा क्या चार्जेस हैं कि आपने भगवा ध्वजी चलाया वहाँ पर। उसे ये लगता कि उस वक्त कांग्रेस का झंडा जो था वो तिरंगा झंडा था। तो तिरंगा झंडा किसी पार्टी का होगा। अगर आरएसएस अपने आप को कल्चरल सांस्कृतिक संस्था मानती है तो सांस्कृतिक संस्था के अंदर जो उनका भगवा झंडा है, जो हिंदुत्व का सिंबल है, उसको वो लेकर के हर शाखा में चलते थे। क्या उनसे अपेक्षा थी कि वो कांग्रेस का झंडा लेकर के चलें? क्योंकि कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम या कांग्रेस का साथ एक तिरंगा झंडा लेकर के चलते थे। आरएसएस अपना झंडा लेकर के चलती थी, परंतु वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। ये स्पष्ट था। तो उसके बाद कई साल तक, क्योंकि हर पार्टी जो है एनजीओ है जितनी बड़ी है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरएसएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ है। देश के अंदर बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं। आरएसएस के स्वभाव ये है कि उन लोगों का कहना ये है कि क्या हर एनजीओ या कम्युनिस्ट पार्टी या कोई पार्टी अपने कार्यालय में नेशनल फ्लैग लगाती थी? तो आरएसएस नेशनल फ्लैग, क्योंकि नेशनल फ्लैग जो है सिर्फ देश के लिए है। जब भी स्वतंत्रता दिवस होता है, जैसे अभी 2 अक्टूबर से शुरू किया उन्होंने लगाना, कभी अब झंडा अब लगाना शुरू कर दिया बार बार, क्योंकि एक बाद में लग गया कि हर देश को हर व्यक्ति को, हर नागरिक को तिरंगा झंडा लगाना है। तो झंडे के ऊपर सवाल होता है। पार्टिसिपेशन के अंदर किया कि क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते थे? कि कांग्रेस का आंदोलन था, समर्थन अगर देना तो आरएसएस का जवाब ये है कि हम चुपचाप अपने कार्यकर्ता खड़े कर रहे थे, जिनकी ज़रूरत आह्वान करने पर वो सारे के सारे जहाँ भी जाना था जा सकते थे। भागवत जी ने अपने इस भाषण में कुछ और बातें भी कही हैं। आरएसएस के ऊपर ये एक आक्रमण रहता है कि इनके अंदर महिलाएं शाखा में नहीं आती हैं, केवल पुरुषों की शाखाएं लगती हैं और महिलाओं को वहाँ पर उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। इसके बारे में भागवत जी ने काफ़ी बड़ी बात कह दी। उनका लोग जब शाखाएं लगती थी शारीरिक दृष्टि से, उस वक्त ये फैसला हुआ था पुरुष ये काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो महिलाओं को अपने जो काम दिया था घर के अंदर आप काम करिए, और पुरुष लोग जो हैं बाहर जा कर के अपने एक्सरसाइज करेंगे, कल्चरल मीटिंग्स करेंगे, एक दूसरे का मिलजुल के बातचीत करेंगे। तो वहाँ पर शाखाओं के जो परिवर्तन था उसके अंदर किस तरह से विचार हमने फैलाने हैं वो केवल पुरुषों के ऊपर भी छोड़ दिया गया था। जैसे जैसे संघ का प्रसार हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसके अंदर संघ की महिला जो कार्यकर्ता हैं वो भी काम करती रहती हैं। जैसे उनके यहाँ राष्ट्रीय सेविका समिति बनाई गई 1952 के अंदर, उसकी महिला ही चीफ होती है। राष्ट्रीय सेविका समिति की बैठकें जो हैं घरों के अंदर लगती हैं, घरों के बाहर नहीं लगती है, किसी को पता नहीं है। और उनकी जो जितने भी संघ की बड़ी बैठकें होती हैं उसके अंदर राष्ट्रीय सेविका समिति के जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि संघ के ऊपर ये भी आरोप लगा था कि उनके फैसले कौन लेता है उसमें महिलाओं का कोई भी किसी किस्म का भी रोल नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, 27-28 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर महिलाएं ही उसकी चीफ हैं। और जब भी कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है या प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है उसके अंदर महिलाएं भी आती हैं। तो काफ़ी सारी महिलाएं शाखा जो उनकी लगती है महिलाओं की अलग से, उनके अंदर वो काम करती हैं क्योंकि हमने काम बांट करके रखा गया है। पुरुषों का काम है बाहर आकर के शारीरिक जो प्रदर्शन होता है हमारा जब चलाकर करते हैं वो बांट करके, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर की बात उन्होंने नहीं की, मैं अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ कि डिवीजन लेबर है कि महिलाओं के लिए जो काम दिया गया है वो भी राष्ट्र निर्माण का काम महिलाओं को साथ लेकर के चलती है। जैसे उन्होंने कहा विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं, विद्यार्थी परिषद में बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं या लड़कियां जो यंग हैं वो काफ़ी ऑफिस में भी रही हैं। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अपनी रेखा गुप्ता हैं, वो विद्यार्थी परिषद से बनी हुई हैं। सुषमा स्वराज भी विद्यार्थी में बाद में काम करती, पहले नहीं करती थी। तो काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आरएसएस के प्रेरित, वो कहते हैं प्रेरित, आरएसएस की मर्जी से
आरएसएस की इंस्ट्रक्शन से, आरएसएस की आइडियोलॉजी से लीड होकर के काफ़ी सारे सोशल प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके अंदर वहाँ महिलाएं ही चीफ हैं। इसलिए ये प्रचार करना कि महिलाएं हमारे साथ नहीं हैं, ये भ्रामक है। दिखाई नहीं देती हैं कि हम प्रचार कम करते हैं, महिलाओं का भी और अपने आरएसएस के बाकी कार्यकर्ता भी ज़्यादा प्रचार में नहीं आते जब तक कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आते। और जबकि हमारी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर हर किस्म के लोग आते हैं। तो ये कहना कि महिलाओं का योगदान नहीं है, उनका कहना ये था कि महिलाओं का योगदान उससे ज़्यादा है जितना पुरुषों का है, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से परिवार को, जब तक परिवार की महिला आरएसएस के साथ नहीं होगी, एक उनने मजाक में कहा कि अगर पुरुष शाखा में जाता है या एक बेटा शाखा में जाता है वो तभी जा पाएगा जब माँ और बहनें मिल करके उसको सपोर्ट करेंगी। तो जितने भी प्रचारक फुल टाइम निकले हुए हैं जो सारे देश में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी माताओं ने, बहनों ने ही उनको प्रेरित किया है कि जाइए, हम आपके साथ हैं, आप राष्ट्र निर्माण में काम करिए, ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा। संघ के ऊपर और भी आरोप लगते हैं कि मुस्लिम को नहीं साथ में रखते, दलितों को साथ में नहीं रखते, माइनॉरिटी के लोग इसके अंदर दिखाई नहीं देते। हर तरह के सवाल से घिरा हुआ है ये। सवाल ये है कि इसके जवाब धीरे धीरे आरएसएस अब देने शुरू कर रहा है। पहले डिफेंसिव जो पोस्चरिंग उनकी होती थी कि जो लोग कहते हैं कि हमारा काफिला चलता रहेगा, उनका ये था जब हाथी चलते हैं तो उनके कान बड़े बड़े करते रहते हैं, अपने किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, तो चलते रहो अपने आप। पर मेरे को लगता है कि जैसे ही राहुल गांधी और बाकी जितने लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से आरएसएस को अपना टारगेट बनाया है, जिस तरह उसके प्रति आरएसएस को लगता है कि उनके प्रति जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, उसका जवाब देने का समय आ गया है। और 100वें साल जो है उनका, इससे बढ़िया मौका क्या होगा, जबकि आप सारे देश के अंदर बैठकें करेंगे, प्रचार करेंगे, तो आपको जवाब देने का एक मौका मिल गया है, अपने लोग अपने बारे में बताने का। तो जो चुनाव भी आने वाले आगे, क्योंकि जब पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, उस पॉलिटिसाइजेशन के ऊपर आरएसएस के ऊपर जो भी आरोप हैं, मैंने पहले भी कहा है कि ये छुपा के कागज़ क्यों रखे गए हैं। इसके ऊपर वाइट पेपर एक आना चाहिए। केंद्र सरकार में 10 साल से इनकी सरकार है और लगभग 30 प्रदेशों में से 18 या 20 सरकारें इनकी हैं। तो हर प्रदेश से अंदर जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में या पुलिस के ऑफिसर में, एलआईई के ऑफिस के अंदर जितने भी आरएसएस के बारे में कागज़ हैं जो कांग्रेस सरकार के दौरान लीक नहीं हुए, यानी कि लीक कराए नहीं गए, चाहे वो सरदार पटेल के प्रति इनकी भावना हो, चाहे किसी और चीज़ की भावना हो, श्यामा मुखर्जी की बात हो, जितने भी सीक्रेट आरएसएस के हैं कि किस तरह के काम करते थे, उनके पास पैसा कहाँ से आता था, क्या उनका संविधान था, किस तरह सूचना भेजते थे, किस तरह की काम करते थे, इन सब के बारे में अंग्रेज़ों ने लिखा है। उसके ऊपर एक वाइट पेपर या उसको आर्काइव्स के अंदर है, उसको पब्लिक करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। उसके 2 फायदे होंगे। आरएसएस के बारे में अच्छी या बुरी, झूठ या सत्य, सबको पता लग जाएगा और राहुल गांधी या बाकी विरोधी दल, उनको भी ये मौका मिलेगा कि वो परखें जो लिखा है वो सच है, जो सुना है वो झूठ भी हो सकता है। इसलिए इनके बारे में सब कुछ पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। यही थी आज की प्रभुवाणी। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, शेयर भी करिए और छोटी मोटी टिप्पणी ज़रूर रखिए। मेरा प्रोत्साहन होगा। अगर आप गाली भी देंगे, कटुवाणी भी लिखेंगे प्रभुवाणी की जगह, मैं उसको भी पढ़ूंगा और बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद।